Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एज यूजली आपके UGC NET JRF एग्ज़ाम का क्लासरूम प्रोसेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग टॉपिक। ये आपका यूनिट 1 पेपर 1 का टॉपिक है और यहाँ पर हम ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जहाँ पर कि हमने क्लासरूम प्रोसेस, मीनिंग ऑफ क्लासरूम, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासरूम, टीचर बिहेवियर, स्टूडेंट बिहेवियर, मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड टेक्निक्स एंड टीचिंग रिलेटेड अप्रोचेस को स्टडी किया था। आज हम इसका 3rd पार्ट कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ विदाउट स्किप किए लास्ट तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो UGC NET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को। देखते हुए चलेंगे हमने लास्ट की वीडियोस में, लास्ट 2 पार्ट्स में क्या क्या डिस्कस किया था। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमने टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड की हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस भी हमारी नहीं देखी, अगर आप रेगुलर वॉचर हैं एंड रेगुलर आप वॉच करते हैं हमारे वीडियोस को, वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो फिर आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से एक बार उसको ज़रूर चेक करिएगा, हो सकता है वो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अप्रोचेस टू टीचिंग हमने देखा था, जहाँ पे कि हमने ख़त्म किया था इनडायरेक्ट, शायद मे बी इनडायरेक्ट अप्रोच पे। इंडिविजुअलिस्ट। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ को लर्न करने का मतलब क्या होता है। तो देखिए, यहाँ से हम अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, सो फोकस ऑन दी वीडियोज़ और द कंसेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फॉर एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन अ task which has the capability to link them with the real world is called as learning activities। तो learning activities क्या होता है? तो learning activities होता है कि जब आप शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में हैं, जहाँ पे कि आप स्टूडेंट्स को इंगेज कर रहे हैं एक टास्क में, जिसमें कि ये क्षमता है कि वो क्या करे, वो हमारे जो रियल वर्ल्ड है, हमारे आसपास की जो दुनिया है उसके साथ लिंक करे, जो भी उसको पढ़ाया जा रहा है, जो भी टास्क उसको दिया जा रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो वही आपकी लर्निंग एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। एक्टिविटीज़ जो भी कंडक्ट की जाती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, वो आपको 2 तरह की देखने को मिलती हैं। सीखने की गतिविधियों का अर्थ हिंदी में देखेंगे तो शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के दौरान छात्रों को किसी ऐसे कार्य में संलग्न करना है जो उन्हें वास्तविक दुनिया से जोड़ने की क्षमता रखता है, और सीखने की गतिविधियाँ कहलाती हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान गतिविधियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक तो एक्टिविटीज़ जो आपकी क्लासरूम के अंदर हो रही हैं और एक्टिविटीज़ जो आपके क्लासरूम के बाहर हो रही हैं। तो हम देखेंगे एक्टिविटीज़ इनसाइड दी क्लासरूम के अंदर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो क्लासरूम के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? यहाँ पर एक्टिविटीज़ टीचर एम्प्लॉय करता है, ठीक है, जैसे कि वर्बल क्वेश्चंस। जैसे कक्षा के अंदर गतिविधियाँ, ये वो गतिविधियाँ होती हैं जिन्हें शिक्षक के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, या शिक्षक के नियोजन में शिक्षक कक्षा के अंदर नियोजित करता है। अब देखिए इस पे क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका वर्बल क्वेश्चंस, यानी जो क्वेश्चंस टीचर पुटअप करे। भी तो एक एक्टिविटी ना, टीचर क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, आप हैंड रेज कर रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं आंसर करने के लिए, अगर आपको आंसर्स पता हैं। तो वर्बल क्वेश्चंस जो आप ओरली बच्चों से पूछ रहे हैं, तो दीज आर the questions taken up at the end of the topic or at the end of one section। आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ाते हो, आप कोई भी एक सेक्शन पढ़ाते हो, आप कोई भी कंसेप्ट बच्चे को पढ़ा रहे हो, उसके ख़त्म होने के बाद आप बच्चों से पूछ रहे हो, अच्छा आपने पूछा कि
सबको समझ आया था? बच्चे कहेंगे यस मैम, यस सर। आप कहेंगे ओके, नाउ अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप करेंगे, हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पुटअप करेंगे, यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। वो कहेंगे यस, ओके सर। अब आप उनसे क्वेश्चंस पुटअप करें, जो भी आपका टॉपिक रहा। मान लीजिए आपने बच्चों को मैटर पढ़ाया, अब आप बच्चों से पूछ रहे हो ओके स्टैंड अप, टेल मी, क्या ये जो मार्कर मेरे हाथ में है ये एक मैटर है? बच्चे कहेंगे यस सर, डेफिनेटली ये मैटर है। ओके, कैसे पता आपको कि ये मैटर है? तो बच्चे बोल रहे हैं क्योंकि सर इट ऑक्यूपाइज अ स्पेस, ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इट हैव मास, इसके पास कुछ मास है और ये हमें दिख रहा है, मतलब इसकी प्रेजेंस को हम रियलाइज कर रहे हैं, दैट्स वाई ये मैटर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो टीचर पुटअप करता है अपने कंसेप्ट के एंड में, वो वर्बल क्वेश्चंस के अंतर्गत आते हैं और ये आपकी एक एक्टिविटी है जो कि क्लासरूम के अंदर कंडक्ट की जाती है। मौखिक प्रश्न यह विषय के अंत में या एक खंड के अंत में उठाए गए प्रश्न होते हैं। अब आती है केस स्टडी। तो इस केस स्टडी में क्या होता है? इन दिस लर्निंग इज इनेबल्ड बाय कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग थ्रू कंक्रीट एग्जाम्पल्स, यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, जो दृश्य जो हम कह सकते हैं विजिबल है, उसको दिखाकर हम क्या कर रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं, वो आपकी केस स्टडी कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको कोई भी एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो हम उससे रिलेटेड केस स्टडी आपको दिखाएं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमने आपको पढ़ाया नेशनल पार्क्स, ठीक है। अब हम आपको नेशनल पार्क लेके जा रहे हैं, वहाँ हमने जो जो पढ़ाया वो हम सब आपको दिखा रहे हैं और फिर हमने जो पढ़ाया उससे कंपेयर कर रहे हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, केस स्टडी के अंदर आता है। इसमें ठोस उदाहरणों के माध्यम से तुलना और अंतर करके सीखने को सक्षम बनाया जाता है। जैसे अभी हमने मैटर ही पढ़ा, अब हमने आपको मार्कर का एग्जाम्पल देके समझाया, तो ये सब आपका केस स्टडी में आ रहा है। नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है? दिस लर्निंग कैन बी डन इन ग्रुप्स। ये लर्निंग ग्रुप्स में की जाती है, क्योंकि कोऑपरेटिव है, यानी वर्ड से पता चल रहा है कि कोऑपरेशन हो रहा है, और कोऑपरेशन कभी आप अकेले नहीं कर सकते, कोऑपरेशन हमेशा ग्रुप्स में होता है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग जो होती है वो ग्रुप्स में ही होती है और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होती है, जो भी टीचर के द्वारा दी जाती है। मतलब मान लीजिए कि टीचर क्या कर रहा है, ग्रुप्स बना दे रहा है, 5 के ग्रुप्स है, 6 के ग्रुप्स है, और वो वहाँ पर एक प्रॉब्लम दे रहा है या कोई पजल दे रहा है, वो सारे स्टूडेंट्स मिलकर उस पजल को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने अगर मूवी देखी होगी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो वहाँ पे देखा होगा स्टूडेंट ऑफ द ईयर जो फर्स्ट वाली मूवी थी वरुण धवन आलिया भट्ट वाली, तो वहाँ पर क्या होता था, स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनने के लिए वहाँ पे 2 टीम्स बनाई थी, वो क्लूज के थ्रू पहुंच रहे थे ना, वो पजल्स लगी हुई थी कि ऐसा मिलेगा, पानी में मिलेगा, इससे तो वो पानी में जा रहे थे उसका आंसर खोजने के लिए। इस तरह से फाइनली उन्होंने पता लगाया घंटी जहाँ बज रही है ना, कुछ इस टाइप से हुआ था। तो ये आपकी कोऑपरेटिव लर्निंग है कि उन लोगों ने मिलके किया था वर्क, ठीक है, और उन्होंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला था। सहयोगात्मक अधिगम, यह अधिगम शिक्षक द्वारा दी गई किसी समस्या के समाधान के लिए समूह में किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका ग्रुप प्रोसेसिंग। ग्रुप प्रोसेसिंग में भी क्या होता है, इन दिस इवैल्यूएशन ऑफ टीम फंक्शनिंग कैन बी डन एंड ऑल्सो एग्रीइंग टू चेंज। यहाँ पर इवोल्यूशन होता है, टीम का जो भी फंक्शन, जो भी कार्य होता है वो किया जाता है और उसको फिर उसमें बदलाव भी किया जाता है। तो इसमें टीम की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन किया जाता है और बदलाव के लिए सहमति भी दी जाती है। फिर है आपका लर्निंग कन्वर्सेशन। तो लर्निंग कन्वर्सेशन में क्या होता है, डिमांड्स एक्टिव लिसनिंग, इसमें एक्टिव लिसनिंग आती है, स्किल्ड ओपन क्वेश्चनिंग होती है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होती है, कहाँ से, लर्नर्स से। तो सीखने की बातचीत, यह एक शिक्षार्थी से सक्रिय श्रवण, कुशल खुली पूछताछ और सकारात्मक शारीरिक भाषा की मांग करती है। दूसरा है रिलेटिंग थियोरी टू प्रैक्टिस एंड वाइस वर्सा। देखिए, दिस विल मोस्टली बी फॉर सब्जेक्ट्स विच इन्वॉल्व कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन अ लेबोरेटरी और वर्कशॉप। जब आप किसी वर्कशॉप में, किसी भी लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो ये ऐसे ही सब्जेक्ट से इन्वॉल्व करती है। सिद्धांत को अभ्यास से जोड़ना और उसके विपरीत करना, तो ये कब होता है, ज़्यादातर उन विषयों के लिए होगा जिनमें प्रयोगशाला या कार्यशाला में प्रयोग करना शामिल होगा, जैसे साइंस हो गया आपका, ठीक है। मॉडलिंग में क्या होता है, इसमें लर्नर जो होता है एक्सपोज्ड होता है टू द सब्जेक्ट कंटेंट एंड द अंडरपाइनिंग थिंकिंग वर्किंग अंडर एन एक्सपर्ट गाइडेंस। मॉडलिंग में क्या होता है कि आप किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में कोई भी वर्क कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर आप पीएचडी करते हैं तो आप किसी भी प्रोफेसर के अंडर करते हैं, तो वो आपका किसका एग्जाम्पल है, मॉडलिंग का एग्जाम्पल है। मॉडलिंग
इसमें शिक्षार्थी को एक विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में काम करते हुए विषय सामग्री और अंतर्निहित सोच से अवगत कराया जाता है। तो ये तो थी एक्टिविटीज़ जो कि हमारे क्लासरूम के अंदर होती हैं, इनसाइड द क्लासरूम। और अब हम एक्टिविटीज़ डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आउटसाइड द क्लासरूम देखने को मिलती हैं। Learning outside the classroom is the use of places other than the classroom for teaching and learning purposes। यहाँ पर मतलब आप क्लासरूम के बाहर जब कुछ भी लर्न कर को सीख रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं हो सकता कि वो टीचिंग लर्निंग, वो होता टीचिंग लर्निंग पर्पस के लिए है। मतलब टीचिंग लर्निंग आपकी वहाँ होती है, लेकिन पर्पस ये नहीं होता, आप इस पर्पस के साथ नहीं जाते। ठीक है, इन एक्टिविटीज़ में क्या क्या होता है देखेंगे। कक्षा के बाहर सीखना, शिक्षण और सीखने के उद्देश्य के लिए कक्षा के अलावा अन्य स्थानों का उपयोग करना है, जैसे कि फील्ड ट्रिप हो गया, फील्ड ट्रिप्स पे आप जाते हो, उद्देश्य क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ जो कि आपकी म्यूज़िक से रिलेटेड है, ड्रामा से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, और सर्वे जो आप करते हैं, यानी क्षेत्र यात्राएं, खेल की घटनाएं, संगीत और नाटक से संबंधित गतिविधियां और सर्वेक्षण, ये सब आपकी आउटसाइड द क्लासरूम एक्टिविटीज़ होती है, जिसका पर्पस आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंडक्ट करना ही होता है, या फिर आपकी नॉलेज को इन्हेंस करना ही रहता है। अब आता है डिस्कोर्स एज अ मेथड ऑफ टीचिंग। अब डिस्कोर्स क्या है? तो डिस्कोर्स हम कहते हैं ना, जो प्रवचन आपको दिए जाते हैं, तो इस प्रवचन का इस्तेमाल किया जाता है मेथड ऑफ टीचिंग के लिए। तो देखिए, डिस्कोर्स इज़ द लैंग्वेज दैट टीचर्स एंड स्टूडेंट यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये जो डिस्कोर्स है, ये एक लैंग्वेज है जिसको टीचर और स्टूडेंट यूज़ करते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। कहाँ कम्युनिकेट करते हैं? क्लासरूम में कम्युनिकेट करते हैं। डिस्कोर्स जो है वो एक ऑर्डर है, एक ऑर्डर ऑफ बिहेवियर है और प्रोसेस है जिससे कि आइडियाज़ को टेक्स्ट में एक्सटेंड किया जाता है। डिस्कोर्स जो है वो एक लाइव लैंग्वेज है, मतलब बोला जाता है, जैसे अभी मैं आप कहें कि मैम हमें प्रवचन दे रही हैं, मैं बोले जा रही हूँ, ठीक है, तो डिस्कोर्स इज अ लाइव लैंग्वेज। लेकिन ये आप क्या करते हैं, डिस्कोर्स प्रोसेस कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम द टेक्स्ट। ये जो डिस्कोर्स प्रोसेस है, ये किसी भी टेक्स्ट से क्रिएट की जाती है, बट वन नीड्स परसेप्शन एंड इंट्यूशन। लेकिन यहाँ पर एक मतलब कोई भी एक व्यक्ति है, उसको ज़रूरत होती है इंट्यूशन की, परसेप्शन की, इन ऑर्डर टू थ्रू लाइट मूवमेंट दैट वंस एक्सिस्टेड। तो प्रवचन एक वह भाषा है जिसका उपयोग शिक्षक और छात्र कक्षा में एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए करते हैं। और प्रवचन व्यवहार का एक क्रम है और एक विचार को पाठ में विस्तारित करने की प्रक्रिया है। प्रवचन एक जीवंत भाषा है। प्रवचन प्रक्रिया को पाठ से बनाया जा सकता है, लेकिन प्रकाश आंदोलन को फेंकने के लिए किसी को धारणा और अंतर्ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो एक बार अस्तित्व में था, जो एक पहले कभी था उसको। अब डिस्कोर्स करता क्या है? तो डिस्कोर्स कवर्स 3 एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन। टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन के 3 एस्पेक्ट्स को डिस्कोर्स कवर करता है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपका एक तो सिमेंटिक आता है, दूसरा सिंटैक्टिक आता है एंड तीसरा आपका प्रैग्मेटिक आता है। तो प्रवचन में पाठ व्याख्या के 3 पहलुओं को शामिल किया गया है। वे शब्दार्थ, वाक्य विन्यास, व्यवहारिक हैं। ठीक है, अब देखिए सेमेंटिक में शब्दार्थ आता है, यानी इट इज़ रिलेटेड टू इट्स मीनिंग इन लैंग्वेज और लॉजिक। मतलब कोई भी वर्ड आपको दिया, उसका मीनिंग क्या है, उसका लॉजिक क्या है, इससे रिलेटेड है। तो शब्दार्थ ये भाषा या तर्क में इसके अर्थ से संबंधित होता है। नेक्स्ट है आपका सिंटैक्टिक। सिंटैक्टिक में क्या होता है, ये जो एस्पेक्ट होता है ये सिंटैक्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, यानी वाक्य विन्यास। यह पहलू वाक्य विन्यास के अनुसार बनाया गया होता है। दूसरा है हमारा प्रैग्मेटिक। लास्ट है प्रैग्मेटिक। इट इज़ बेस्ड अपॉन प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। ये प्रैक्टिकल कंसिडरेशन पे होता है, मतलब जो आप कर रहे हो व्यवहारिक होता है, ठीक है, रादर देन थ्योरेटिकल कंसिडरेशन। मतलब आप जैसे साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ये उस पर बेस्ड होता है प्रैग्मेटिक। यहाँ पर आप थियोरी रटते नहीं हैं, यहाँ आप करके सीखते हैं। अगर आपने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को जानना है तो आप यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप एक प्लांट को सनलाइट से, वाटर से दूर करके देखेंगे और एक को आप सनलाइट, वाटर सब प्रोवाइड करके देखेंगे। ठीक है, आप
कोई भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं तो उससे वो क्या है, आपका प्रैग्मेटिक के अंतर्गत आ रहा है, यानी यहाँ पर आप प्रैक्टिकल कंसिडरेशन कर रहे हैं, सिर्फ थ्योरेटिकली उसको रट नहीं रहे, करके उसको देख रहे हैं कि जो बताया गया है वैसा होता है कि नहीं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, उसको आप पहले एक्सपेरिमेंट मतलब थ्योरी पढ़ेंगे लेकिन उसको एक्सपेरिमेंट भी करेंगे तो आप जानेंगे। सिर्फ थ्योरी पढ़ लेने से आप नहीं मान सकते कि ऐसा हुआ होगा। तो व्यवहारिक, ये सैद्धांतिक विचार के बजाय व्यवहारिक विचार पर आधारित होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। तो हमने 3 पार्ट्स में कंप्लीट किया है आपका क्लासरूम प्रोसेस, मेथड्स ऑफ टीचिंग। यहाँ पर हमने क्लासरूम से रिलेटेड अलग अलग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया और कोशिश किया आप तक पहुँचाने का, ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बने तो आप उसको डेफिनेटली सॉल्व कर पाएँ। सो अगर आप सेम थिंग हैपन्स अगेन, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपका कोई सजेशन है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।